हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां पर हम विज्ञान को पढ़ते और समझते हैं। एक विशेष बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर आपको प्रत्येक क्लास की साइंस की बुक का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसकी पिछले पार्ट में हमने चर्चा कर ली थी कि मानव तंत्र के अंदर किस प्रकार से अपना मानव तंत्र बना हुआ है और कौन कौन से तंत्र हमारे शरीर को मिलकर बनाते हैं, है ना। तो उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पाचन तंत्र के बारे में हम देख रहे हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र होता है वो 7 अंगों से मिलकर बनना होता है और 3 प्रकार की इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आज हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, प्रत्येक अंग के बारे में और प्रत्येक ग्रंथि के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख के बारे में, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र को। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र आपको पता है कि जो भोजन को ग्रहण करने से उस लेकर के उसको मल द्वार से बाहर निकालने तक के कार्य में हमें बहुत से अंगों को काम में लेते हैं, है ना। बहुत से अंग कार्य करते हैं उस पूरे के पूरे सिस्टम में, है ना। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पाचन करते हैं, हमारा पाचन तंत्र होता है, उसमें पाचन होता है भोजन का। तो वो पाचन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो पाचन को किस प्रकार से परिभाषित करोगे आप? क्या बोलोगे कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा, किसके? भोजन के जटिल पोषक पदार्थों, ये देखो नाम है। पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? आपको पता है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल, ये सभी क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और फिर जो हमारा पाचन तंत्र है इन पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। तो वो ग्रहण करेगा, लेकिन सीधा सीधा ग्रहण नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ता है? पहले रासायनिक क्रियाओं द्वारा और एंजाइमों के द्वारा उसको सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है। उसके बाद में हम उसका अवशोषण कर सकते हैं उन पोषक तत्वों का, है ना। तो इसलिए पाचन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों के द्वारा, तथा किसके द्वारा? एंजाइमों के द्वारा, किसमें? छोटे सरल और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है ना। और इस परिवर्तित करने की जो क्रिया है इसी को क्या कहते हैं? पाचन कहलाता है। ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। पाचन आपको समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन को मुख से लेकर के मल द्वार तक ले जाने में विभिन्न पेशियां होती हैं, वो कार्य करती हैं। और उन पेशियों के संकुचन से और विस्तार से, है ना, संकुचन से और विस्तार से क्या होता है? भोजन गति करता है। और पूरी जो मैंने बताई थी 8 से लेकर 10 मीटर तक की अपनी जो आहार नलिका होती है उसमें भोजन गति करता है। तो वो गति किस लिए, किस कारण करता है? वो करता है विभिन्न पेशियों के संकुचन और विस्तार से। संकुचन और विस्तार से क्या करता है? वो भोजन को आगे खिसकाते रहते हैं और भोजन आगे गति करता रहता है। तो जो जिन पेशियों की गति, जो पेशियां इस भोजन को आगे ले जाने में मदद करती हैं, उन पेशियों को क्या कहते हैं? संवरणीय पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? संवरणीय पेशियां कहते हैं। ठीक है, संवरणीय पेशियां किसे कहते हैं? वे पेशियां जिसकी सहायता से भोजन है वो मुख से लेकर के मल द्वार तक गति करता है, जिन पेशियों की सहायता से। तो उन पेशियों को हम क्या कहते हैं? सवर्णीय पेशियां कहते हैं। अब चलो, अब हम बात कर लेते हैं कि पाचन तंत्र है अपना, भाई सिस्टम, पूरा सिस्टम है, पाचन तंत्र है पूरा का पूरा। उस तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। मैंने बताया था, देखो कौन कौन से भाग लेते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। मुख होता है, गर्भिका होती है, ग्रास नली होती है, अमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत और जो मल द्वार होता है, ये सभी अपने अंग होते हैं जो पाचन तंत्र के अंदर अंग पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मुख के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं मुख के अंदर क्या विशेष बात होती है, क्या यहाँ पर होता है।
ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो ये मुख होता है ये क्या होता है, एक कटोरे नुमा संरचना होती है। मुख क्या होता है, एक कटोरे के समान संरचना होती है। आपको पता है मुख की संरचना हम देखते हैं तो कटोरे के नुमा, कटोरे के जैसी इसकी संरचना होती है। ठीक है। और क्या होती है, मुख में चारों ओर गति करने के लिए, मुख के अंदर जो चारों ओर गति करने के लिए जो भोजन को खाते हैं उसको पूरे मुख के अंदर गति कराने के लिए क्या होती है, एक मांसल जीभ पाई जाती है। जीभ है ना, जीभ होती है, उसी की सहायता से हमारा भोजन है ना वो गति करता है। और बोलने, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी कौन सहायता कर रहा है, ये जो जीभ है यही सहायता कर रही है। ठीक है। अच्छा, तो मांसल जीभ का काम क्या होता है कि भोजन को पूरे मुख के अंदर गति कराना और उसको लसलसा बनाना, उसमें लार मिला करके उसको लसलसा बनाने में कौन भाग लेता है, ये कौन, जीभ भाग लेती है। ठीक है। तो हमने क्या देखा, मुख क्या होता है, कटोरीनुमा संरचना होती है जिसमें क्या होती है, चारों ओर गति करने के लिए मांसल जीभ उपस्थित होती है जो भोजन को लार मिलाकर उसको लसलसा बना देती है। ठीक है। अच्छा, अगली बात हम देखते हैं कि जो अपना मुख होता है, मुंह होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, दो मांसल होठ, क्या, दो मांसल होठ पाए जाते हैं जो से हम बोलते हैं ना, जिससे हमें ध्वनि बाहर निकलती है। अब ये देखो दो मांसल होठ पाचन तंत्र में क्या काम करते हैं उसके बारे में देखें। दो मांसल होठों से घिरा होता है जो कि क्या करता है, भोजन को पकड़ने में और उस मुख को खोलने और बंद करने में क्या करता है, ये उस कार्य को करता है ना। क्या क्या काम करता है, जो होठ होते हैं वो भोजन को पकड़ने में और मुख को खोलने और बंद करने का काम ये होठ करते हैं अपने। ठीक है। अच्छा, अगली बात हम देखते हैं कि मुख के अंदर क्या होते हैं, दो जबड़े होते हैं, एक तो ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला जबड़ा। ठीक है। तो दो जबड़े होते हैं और प्रत्येक जबड़े के अंदर कितने कितने, 16 ऊपर वाले में और 16 नीचे वाले में दांत होते हैं जो कि मसूड़ों से बने सांचे के अंदर फिट होते हैं, फिक्स रहते हैं, है ना, सांचे में स्थित होते हैं। जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर फिक्स रहते हैं, अपने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। आपको सबको पता है कि 16 ऊपर वाले में हो गए जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में कितने हो गए, नीचे वाले में भी 16 हो गए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं हमारे मुख के जबड़े के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब जो दांत होते हैं, जो 32 दांत होते हैं, उनको भी हमने 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 4 भागों में। अब ये 4 भाग मतलब उनके कार्य के आधार पर कि भाई कौन सा दांत क्या कार्य करता है। जो दांत समान कार्य करते हैं उनको एक श्रेणी में, फिर दूसरी श्रेणी में, इस प्रकार से उनको बांट दिया। तो 4 प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे, पहला कर्तक दांत, दूसरा रदनक दांत, तीसरा अग्र सवर्णक दांत और चौथा सवर्णक दांत। अब ये दांत किस प्रकार से होते हैं कि वे कर्तक दांत कौन से होते हैं, ये रदनक कौन से होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो ये देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कर्तक के बारे में देखते हैं। जो अपने आगे वाले दांत होते हैं ना, आगे वाले दांत है ना, आगे वाले दांत ऐसे होते हैं, तो उन दांतों को क्या कहते हैं, हम कर्तक दांत बोलते हैं। 4 ऊपर वालों जबड़ों में होते हैं, जो अपन सामने दिखते हैं ना, सामने वाले दांत, वो 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, है ना, दांत होते हैं, उनको बोलते हैं कर्तक दांत। और इनका कार्य क्या होता है, ये जो दांत होते हैं किसी चीज को कुतरने में और काटने का कार्य करते हैं। चूहा देखा ना आपने, चूहे की आगे वाले जो दांत होते हैं एकदम कितने पहने दांत होते हैं, है ना, एकदम। तो ये जो आगे वाले दांत होते हैं इनको कर्तक दांत बोलते हैं और इनकी संख्या 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। तो कुल मिलाकर कर्तक दांत कितने होते हैं, 8 दांत होते हैं कर्तक। ठीक है। और ये जो दांत होते हैं बच्चे के छोटी उम्र में 6 महीने का जब बच्चा होता है ना तभी आ जाते हैं ये दांत, कर्तक दांत। अच्छा, रदनक दांत के बारे में देखते हैं। तो रदनक दांत कौन से होते हैं, इनके साइड में देखो, यहाँ पर होते हैं ना, यहाँ पर जो, इनके बारे में एक बात बताता हूँ आपको कि जो मांसाहारी जंतु होते हैं ना, जैसे शेर, चीता, है ना, ये, तो इनके जो ये दांत होते हैं ये ज्यादा विकसित होते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि इनको चीरने फाड़ने का काम ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए रदनक दांत क्या हो गए, ऐसे दांत जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं उनको हम रदनक दांत बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 तो ऊपर वाले जबड़े होते हैं और 2 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो कुल मिलाकर 4 दांत होते हैं। कौन से, रदनक दांत। इनका कार्य हमने देख लिया, चीरने फाड़ने का काम होता है, और 2 ऊपर वाले में और 2 नीचे वाले में, कुल मिलाकर दांत हो गए 4। ठीक है। और 16 से अगर 20 माह का बच्चा है ना, 16 से लेकर के 20 माह का बच्चा होता है उसके दांत आ जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अग्र सवर्णक के बारे में। इनके साइड में जो हमने रदनक दांतों की बात की, इनके साइड में 2 इधर 2 इधर, है ना, ऐसे कौन से दांत पाए जाते हैं, अग्र सवर्णक दांत पाए जाते हैं जो कि भोजन को चबाने का काम करते हैं। जो हम भोजन खाते हैं उसको चबाने का काम कौन करते हैं, ये अग्र सवर्णक दांत करते हैं, जो कि 4 तो ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं और 4 नीचे वाले में। कुल मिलाकर दांत हो गए 8। कौन से, अग्र सवर्णक दांत कितने होते हैं, 8 दांत होते हैं।
अब बात करते हैं सवर्णक दांतों की। सवर्णक दांत जो लास्ट में होते हैं, अपने जबड़े के लास्ट में एकदम, उन दांतों को सवर्णक दांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये दांत क्या करते हैं, ये दांत भी क्या काम करते हैं, चबाने में सहायता करते हैं, अपने चबाने का काम करते हैं। और 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, मतलब ऊपर वाले जबड़े में कुल मिलाकर 6 दांत है, और नीचे वाले में भी 6 दांत है, तो कुल मिलाकर हो गए 12 दांत होते हैं अपने जबड़े के अंदर। कौन से, सवर्णक दांत। और जो 12 से लेकर के 15 वर्ष तक का कोई भी बच्चा है, उसमें ये दांत विकसित होने लगते हैं। तो ये हो गए दांतों के बारे में। अब एक बात आपको, छोटी सी बात और बताता हूँ कि जो हमारे दांत होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के, कौन से हो जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं, द्विबार दंती दांत होते हैं। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है, देखो, मतलब हमारे जो मनुष्य होते हैं इनके 2 बार दांत आते हैं। 2 बार दांत कौन कौन से होंगे, एक तो बचपन में आते हैं अपने, जिनको हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, स्थायी नहीं होते। एक बार आते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर दूसरे दांत आते हैं और वो दांत होते हैं स्थायी दांत। वो दांत क्या होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, द्विबार दंती का मतलब क्या हो गया कि 2 बार जो अपने दांत आते हैं, तो उसी को द्विबार दंती, हमको ये जो दांत होते हैं इनको द्विबार दंती बोला गया, क्योंकि 2 बार आते हैं, एक तो स्थायी होते हैं और एक अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, एक बात और बता दूं कि आगे भी पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन अभी बता दूं कि मुख के अंदर क्या पाई जाती है, अपने ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मिलने से जो भोजन होता है वो लसलसा हो जाता है और उसको हमें निगलने में आसानी होती है, इसलिए ये जो लार ग्रंथि होती है ये अपने काम आती है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण कर लिया। सबसे पहले हम पाचन तंत्र की बात कर लें तो सबसे पहले कहाँ करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, अपने होठों के द्वारा अंदर लेंगे और उसको चबाएंगे। चबाने में सारे दांत काम में आते हैं। अब चबाने के बाद में लार मिलेगी, लार मिलने से लसलसा होगा, फिर इसको हम अंदर लेंगे। तो फिर अपना जो अगला अंग है, पाचन तंत्र का अगला अंग, मुख के बाद में क्या आएगा, ग्रसनी आएगा। तो अगला अंग, उसमें प्रवेश करता है भोजन। अब हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं पाचन तंत्र के अगले अंग, जिसका नाम है ग्रसनी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रसिका भी बोलते हैं इसको। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। ग्रसिका क्या होती है, हमने मुख के बारे में देखा। मुख के अंदर लास्ट में अपने जीभ होती है, मांसल जीभ होती है। जो जीभ होती है इसके लास्ट में जो अंग प्रारंभ होता है उसको हम ग्रसनी बोलते हैं। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पे कि मुख गुहा या जीभ के पीछे, ठीक, क्या बोला कि जो अपना मुख गुहा है उसकी या फिर जीभ के पीछे एक पतली कीट के नुमा, कीट के जैसी क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है। उसको क्या कहते हैं, हम ग्रसनी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, जो कि आगे कहाँ पर जुड़ी होती है, ग्रास नली के अंदर जुड़ी होती है। जो एक पतली सी नली होती है नीचे, उसके ग्रास नली के अंदर से में खुलती है। ठीक है, यहाँ से जीभ के पीछे से एक कीट के नुमा संरचना होती है, उसमें से भोजन जाता है और वो कीट किस में डालती है, भोजन को ग्रास नली के अंदर डालती है, मतलब ग्रास नली के अंदर खुलती है। तो यहाँ पे छोटी सी कीट नुमा संरचना थी, छोटी सी, उसको बोलते हैं ग्रसनी या फिर ग्रसिका उसको बोलते हैं। अब आगे देखो, मुख के द्वारा ग्रहण भोजन तथा वायु को, हम मुख के अंदर से भोजन करते टाइम में क्या करते हैं, भोजन भी ग्रहण करते हैं, साथ में वायु को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या जो वायु और जो भोजन है वो एक ही साथ जाता है नीचे अमाशय में, है ना, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो ग्रसनी होती है ये काम करती है, ये एक काम करती है कि जो भोजन होता है उसको तो अलग नलिका में, और जो श्वास जो अपन ग्रहण करते हैं, सांस ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, उसको अलग नलिका में इनका स्थानांतरण कर देती है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि मुख द्वारा ग्रहण भोजन तथा वायु को, भोजन तथा वायु को अलग अलग रूप से, भोजन को किस में डालेगी, आहार नाल के अंदर, और जो वायु है उसको श्वास नाल के अंदर में, श्वास नाल में भेजने का कार्य ग्रसनी के द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया कि जो भोजन है उसको, उसके अंदर से भोजन को तो आहार नाल में, और जो वायु है उसको श्वास नाल में भेजने का कार्य कौन करती है, ये ग्रसनी या फिर ग्रसिका ही करती है। अब ये जो ग्रसिका होती है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से, एक तो नासा ग्रसनी सबसे पहले आता है ये भाग, और दूसरी मुख ग्रसनी, मुख मतलब इसके नासा ग्रसनी के आगे होती है मुख ग्रसनी, और लास्ट में कंठ या फिर कंठ ग्रसनी या बोल दो, या फिर बोल दो इसको अधोग्रसनी भी बोल सकते हैं, 2 नाम बोल सकते हैं।
कंठ ग्रसनी या फिर अधोग्रसनी। ठीक है, तो जो ये ग्रसनी होती है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और अधोग्रसनी या फिर कंठग्रसनी, इसको बांटा गया है। अब देखते हैं अपने पाचन तंत्र का अगला अंग। अगला अंग कौन सा है? एक पतली ग्रास नली होती है ना। अगला अंग तीसरा कौन सा हो गया? ग्रास नली। ग्रास नली के बारे में देखते हैं, आइए। ग्रास नली क्या होती है? यह करीब करीब 25 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर लंबी एक सक्रिय मानी पतली सी पेशीय संरचना होती है ना। पेशियों से बनी हुई संरचना होती है। ठीक है, क्या बोलेगी? कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर लंबी और सक्रिय पेशीय संरचना होती है, जो कि ग्रसनी के, जो ये ग्रसनी अभी पड़ी है, मतलब कीप के नीचे से स्टार्ट होती है, जो कि ग्रसनी के निचले भाग से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अमाशय तक जाती है ना। वक्त स्थल होता है अपने, वहां से गुजरते हुए लास्ट में कहां पर जाके खुलती है? ये अमाशय के अंदर खुलती है ना, और वो भोजन को अमाशय के अंदर डाल देती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? करीब 25 सेंटीमीटर। याद रखना आपको कि कई बार पूछ लेते हैं ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और जो ये कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन है? भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? ग्रास नली करती है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज देखिए निचले भाग से लेकर अमाशय तक पहुंचती है, और इसका प्रमुख कार्य क्या हो जाएगी? भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। अच्छा, अगली बात, जो ग्रास नली में क्या होती है? ग्रास नली में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। क्या? श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। और ये श्लेष्मा ग्रंथियां जो होती है, ये श्लेष्म, एक श्लेष्म द्रव्य होता है, उसको स्त्रावित करती है। और ये श्लेष्म द्रव्य जो निकलता है, ये क्या करता है? भोजन में मिल जाता है और भोजन को लसलसा बना देता है। अगर इससे फायदा क्या होगा भाई? लसलसा बना दिया, श्लेष्म इसने स्त्रावित किया, भोजन में मिला दिया, फायदा क्या हुआ? फायदा देखो ये हुआ कि जो भोजन है लसलसा हो जाएगा, तो उसको आगे गति करने में आसानी होगी, है ना। अगर जो श्लेष्म रस स्त्रावित नहीं होगा, तो जो वो भोजन है वो कठोर रहेगा, तो अपने जो ग्रास नली में आसानी से गति नहीं कर पाएगा और उसको अमाशय तक पहुंचाने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो इसका ग्रास नली में क्या होती है? श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं और उसके द्वारा श्लेष्म द्रव्य स्त्रावित किया जाता है, जो भोजन को लसलसा बना देता है। ठीक है, लसलसा बना देने से फायदा क्या हुआ? आसानी से अमाशय तक पहुंच जाएगा। अच्छा, अगली बात क्या है कि ग्रास नली की जो भित्तियां होती है ना, भित्तियां भोजन को कर्मा कुंतन गति प्रदान करती हैं। जो भित्तियां कर्मा कुंतन गति क्या हो गई कि मतलब एक ही दिशा में नीचे की ओर क्रम वाइज उसको गति करने में सहायता करती है। ठीक है, तो ग्रास नली की भित्तियां भोजन को क्या करती हैं? कर्मा कुंतन गति प्रदान करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं कि जो ग्रास नली होती है उसके शीर्ष पर, मतलब यहाँ से मुख था, मुख के बाद में क्या आई? ग्रसनी आई। ग्रसनी के नीचे से स्टार्ट हुई अपनी कौन? ये ग्रास नली। जहाँ से ग्रास नली स्टार्ट हुई वहां पर उत्तकों से बने हुए गोल गोल ऐसे थल्ले से होते हैं ना, ऐसे थल्ले से होते हैं, है ना। इसके ग्रास नली के शीर्ष पर क्या होता है? उत्तकों का थल्ला पाया जाता है, जो कि क्या करता है? भोजन को निगलते समय, जब हम भोजन को निगलते हैं उस टाइम पे ये संकुचित हो जाता है, जो कि भोजन को निगलते समय बंद हो जाता है। भोजन को जब हम निगलते हैं उस टाइम क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है, और बंद हो जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा कि जो भोजन है वो श्वास नली होती है ना, ये अपनी, ये कहाँ गई? ये रही, श्वास नाल में प्रवेश नहीं कर पाता, है ना। जो भोजन है वो श्वास नाल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो ये जो थल्ला होता है ये निगलते टाइम बंद हो जाता है, ताकि भोजन है वो श्वास नली में प्रवेश न कर पाए। ठीक है, अच्छा, अब जो ये थल्ला होता है इसको क्या बोलते हैं? ये जो थल्ला होता है इसको बोलते हैं घाटी ढक्कन, या इसको क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थल्ले पाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस भी बोल सकते हैं, या फिर इसका हिंदी में नाम हो जाएगा घाटी ढक्कन भी नाम इसका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपने 2 अंगों के बारे में हमने अभी देखा, ग्रसनी ग्रास नली के बारे में देखा। यहाँ पर मतलब कितने अंग हो गए अपने? यहाँ पर हमने 3 अंग देख लिए। पहला मुख के बारे में देखा, दूसरा ग्रसनी के बारे में देखा, और तीसरा ग्रास नली के बारे में देखते हैं। अब जो भोजन है वो यहाँ से गुजरता हुआ कहाँ पहुंचेगा? अमाशय में पहुंचेगा। अब अमाशय के अंदर, भोजन के अंदर क्या सिस्टम होता है, वहां पर क्या कार्य होता है, उसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं अमाशय के बारे में, तो आइए अमाशय के बारे में देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पाचन तंत्र के अगले अंग, इंटरेस्टिंग अंग के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये अपने पाचन तंत्र का, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय देखो क्या होता है
ग्रास नली से होता हुआ भोजन है वो अमाशय में प्रवेश करता है। तो अब हम देखने वाले हैं अमाशय के बारे में। अमाशय क्या होता है? यह एक जे आकार का, चित्र में आप देख पा रहे हो कि इसका आकार जो है वो एक जे टाइप, अंग्रेजी के अक्षर जे के टाइप का आकार का ये एक अंग है ना। तो जे आकार का अंग है और क्या है, पेशियों से बना होता है, बहुत सारी पेशियों से बना होता है, इसलिए जे आकार का पेशीय भाग होता है, जो कि अपना उदर गुहा, मतलब जो अपना पेट है ना, पेट इसके कौन से भाग में होता है? उदर गुहा के कौन से भाग में? बाएं भाग में। अपना मेरा ये दायां भाग है और ये बायां भाग है, तो अमाशय किधर होगा? बाएं भाग की तरफ होगा, इस तरफ होगा। यहाँ से ऐसे जे आकार का भाग होगा, इधर इस साइड में होगा जे आकार का, है ना, यहाँ पर स्थित होगा। अच्छा, और इसके बारे में यह क्या होता है? ग्रास नली, मतलब जो ग्रास नली है उसके और छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है उसके बीच में होता है। ग्रास नली का तो अंतिम भाग और जो छोटी आंत है उसका प्रारंभिक भाग, उनके बीच में एक जे आकार का एक पेशीय भाग है, उसको हम बोलते हैं अमाशय बोलते हैं। ठीक है, ग्रास नली तथा छोटी आंत के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, इसकी स्थिति भी पता चल रही है अपने को। अच्छा, और क्या? अमाशय की धारिता का मतलब क्या होता है? मतलब यह कितना भोजन अपने अंदर धारण कर सकता है, इसके बारे में। तो कितनी धारिता है? लगभग 2 से 3 लीटर तक जो भोजन है उसको ग्रहण कर सकता है। जब हम भोजन करते हैं, जब चबाते हैं, तो लास्ट में वो जब अमाशय तक पहुंचता है तो एक द्रव्य पदार्थ, चिपचिपा द्रव्य पदार्थ के रूप में पहुंचता है अपने अमाशय के अंदर। तो वो जो द्रव्य पदार्थ है वो अपने अमाशय के अंदर इकट्ठा होता जाता है ना, और वहाँ पर हम लगभग 2 से 3 लीटर तक भोजन है उसको धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अमाशय है इसको कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? देखो, अमाशय का एक तो प्रारंभिक भाग, जिसको क्या नाम दिया है हमने? कार्डियक भाग या जठरागम, जठर का आगमन, मतलब जो जठर का मतलब यहाँ लिया गया है, अमाशय से ही लिया गया है ना। तो इसका आगम मतलब जो जहाँ से भोजन प्रवेश करता है ना, अमाशय के अंदर जहाँ से भोजन प्रवेश करता है उस भाग को क्या बोलते हैं? जठरागम भाग या फिर कार्डियक भाग बोलते हैं। यहाँ से देखो क्या आता है, यहाँ से जो अपनी गर्चिका होती है, मतलब जो अपने ग्रास नली आती है, वो अमाशय में प्रवेश करती है, अमाशय के अंदर प्रवेश करती है उस भाग से, जिसका नाम है कार्डियक या फिर जठरागम भाग। ठीक है, एक भाग हो गया। दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग हो गया जठर निर्गमी भाग। दूसरा भाग क्या हो गया? जठर निर्गमी भाग। तो निर्गमी मतलब जहाँ से भोजन अमाशय से निकलेगा बाहर की तरफ, है ना, तो उस भाग को क्या बोलेंगे? जठर निर्गम भाग। तो देखो क्या बोला मैंने? दाहिना मतलब जो अमाशय होता है उसका दाहिना भाग, जो अमाशय होता है उसका दाहिना भाग, है ना, दाहिना भाग होता है। और सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है, जो कि छोटी आंत में खुलता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे खुलता है? छोटी आंत में खुलता है, छोटी आंत में खुल जाता है। अच्छा, जो अब तीसरा भाग जो अमाशय है इसका बीच वाला भाग है ये, जिसको क्या बोलते हैं? फंडिस भाग। फंडिस भाग मतलब उपरोक्त दोनों के मध्य का जो भाग होता है उसको हम उसको क्या बोल देते हैं? फंडिस भाग बोल देते हैं। अब देखो, अमाशय जो होता है उसके 2 अवरोधिनी पाई जाती हैं। अमाशय में कितने प्रकार की? 2 प्रकार की अवरोधिनी पाई जाती है। कौन कौन सी? देखो, एक तो जहाँ से अमाशय में भोजन प्रवेश करता है और एक जहाँ से भोजन अमाशय से निकलता है। तो वहाँ पर 2 अवरोध होते हैं, जहाँ पर प्रवेश करता है वहाँ पे और जहाँ पे निकलता है वहाँ पर। 2 प्रकार के अवरोध यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से अवरोध? एक तो ग्रास नलिका अवरोधिनी और एक जठर निर्गमी अवरोधिनी। मतलब देखो क्या हो गया? ग्रास नली मतलब जहाँ पर ग्रास नली अमाशय से जुड़ी रहती है वहाँ पर एक भाग होता है, अवरोधिनी पाई जाती है। उस अवरोधिनी को क्या बोलते हैं? ग्रास नलिका अवरोधिनी बोला जाता है। इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है कि ये जो ग्रास नलिका अवरोधिनी है ये क्या होती है? यह अमाशय से अम्लीय भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकती है। ठीक है, वापस ग्रास नली में जाने से रोकने का काम कौन करती है? ग्रास नलिका अवरोधिनी करती है। दूसरी कौन सी है? जो अमाशय के अंतिम छोर पर होती है, जिसका नाम क्या है? जठर निर्गमी
अवरोधिनी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये अमाशय से छोटी आंत में भोजन को निकास जो होता है, अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। उसको नियंत्रित करती है कि भाई किस हिसाब से कितनी मात्रा में भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ये जो 2 से 3 लीटर इसमें भरा अपने अंदर एक साथ छोटी आंत के अंदर छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। उसको नियंत्रित रूप से छोटी आंत में प्रवेश कराने का काम कौन करता है? ये अवरोधिनी। अवरोधिनी का मतलब आप समझते हो ना? अवरोधिनी का मतलब क्या हो गया? जो रुकावट पैदा करे, किसी भी चीज में रुकावट पैदा करे। पहला भाग क्या कर रहा है? रुकावट किस में पैदा कर रहा है? ऊपर जाने, मतलब वापस ग्रास नली में जाने से रोक रहा है ना, अवरोध पैदा कर रहा है। दूसरा, जो अमाशय से छोटी आंत में जब भोजन जा रहा है तो उसमें अवरोध पैदा कर रहा है, वरना तो 1 का 2 का 3 लीटर है वो पूरा का पूरा छोटी आंत में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो ये हो गए जो अपना अमाशय। तो ये हो गया अमाशय के बारे में। हमने देखा कि इसके कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें 2 प्रकार की अवरोधिनी पाई जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। जाहिर सी बात है, भोजन ग्रास नली से आया अमाशय में, अमाशय से अब कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अब छोटी आंत को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बारे में देखते हैं छोटी आंत के बारे में क्या मुख्य बात होती है, क्या खास बात होती है छोटी आंत में। तो छोटी आंत, इसके बारे में देखो, इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कौन सा भाग करता है? अपना पूरा पाचन तंत्र है। इसमें 7 प्रकार के अंग है, लेकिन जो छोटी आंत ना, इसके अंदर ही सबसे ज्यादा भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? छोटा प्रश्न बन जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण के कौन से भाग में होता है, कौन से अंग द्वारा होता है? तो आप क्या बोलोगे? छोटी आंत के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक है, अब इसको भी, छोटी आंत को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग देखो। पहला भाग क्या है? ग्रहणी। पहला भाग कौन सा हो गया? ग्रहणी। इसके बारे में देखते हैं कि जो ग्रहणी है यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, मतलब जहाँ से छोटी आंत शुरू होती है। अमाशय है, अमाशय से निकलेगा भोजन, कहाँ प्रवेश करेगा? छोटी आंत में। जहाँ पर प्रवेश करेगा वहाँ पर एक छोटा सा भाग होता है, छोटी आंत का एक पहला भाग होता है। छोटी आंत का पहला भाग और सबसे छोटा भाग होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें भोजन का रासायनिक पाचन होता है। रासायनिक मतलब यहाँ पर एंजाइम होते हैं ना, जो अपने पाचन तंत्र होते हैं उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं? भोजन का पाचन करने में सहायक होते हैं। तो जैसे ही जो भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर छोटी आंत का पहला भाग, जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, यहाँ पर भोजन का रासायनिक पाचन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में जो ग्रहणी से आगे चलकर भोजन जाता है अग्र क्षुद्रांत्र में। कहाँ जाता है? अग्र क्षुद्रांत्र में जाता है। यहाँ पर क्या होता है भाई? छोटी आंत का मध्य भाग होता है। तो छोटी आंत होती है ना, लंबा होता है सबसे, है ना, छोटी आंत सबसे लंबी होती है ना। तो छोटी आंत का मध्य भाग होता है, जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर ग्रहणी में जो भोजन पचा है उस भोजन का आंतर कोशिकाओं द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ग्रहणी क्या करेगी? उसके अंदर एंजाइमों के द्वारा उस भोजन का पाचन करेगी। ठीक है, भोजन का पाचन हो गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया वो भोजन। अब क्या है? वो आगे पहुंचेगा, कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, अग्र क्षुद्रांत्र में जाएगा। अग्र क्षुद्रांत्र में जो पचा हुआ भोजन है वहाँ पर जो ये अग्र क्षुद्रांत्र है, यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका नाम होता है आंत्र कोशिका। अब ये जो आंत्र कोशिका है, इनके द्वारा क्या होगा? उस पचित भोजन का अवशोषण कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में भोजन कहाँ पहुँचेगा? अब पहुँचेगा भोजन क्षुद्रांत्र में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? क्षुद्रांत्र में पहुँचेगा। जो क्षुद्रांत्र होता है वो क्या होता है? छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, मतलब लास्ट सिरा होता है छोटी आंत का, और ये सिरा जाकर खुलता है बड़ी आंत में। कहाँ पर खुलता है? जो छोटी आंत का अंतिम सिरा होता है, और वो अंतिम सिरा किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पित्त, लवण और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं, उनका अवशोषण होता है। जो क्षुद्रांत्र होता है इसमें क्या होता है? पित्त, लवण, विटामिन, इनका अवशोषण कौन करता है? ये क्षुद्रांत्र करता है। क्यों भाई? यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि जो अग्र क्षुद्रांत्र है यहाँ पर इन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता, इन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता, इसलिए क्या करते हैं? ये जो क्षुद्रांत्र होता है यहाँ पर पित्त, लवण और विटामिन का पोषण हो जाता है।
पित्त, लवण और विटामिन जैसे पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, जो कि अग्र क्षुधांत्र में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो विटामिन और जो पित्त, लवण है, इनका अवशोषण कहाँ पे होता है? क्षुधांत्र में इनका अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने अमाशय के बारे में देख लिया, छोटी आंत के बारे में देख लिया। अब भोजन कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात है, अब जाएगा बड़ी आंत में। तो देखते हैं बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का क्या हाल होता है बड़ी आंत में, देखते हैं, आइए। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पाचन तंत्र के अगले अंग जिसका नाम है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में देखते हैं। बड़ी आंत देखो, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। हम भोजन में क्या करते हैं? खनिज लवण भी ग्रहण करते हैं। हमारे भोजन में खनिज लवण मतलब पोषक तत्व के रूप में होता है, जल भी होता है। उनको ग्रहण करने का काम कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तथा जो अपचित भोजन को मल द्वार तक निष्कासित करने का काम कौन करता है? बड़ी आंत करती है। ये जो बड़ी आंत होती है, इसमें क्या होता है? भोजन जाता है, मतलब छोटी आंत में पचने के बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? जल और खनिज लवण का अवशोषण होने के बाद में लास्ट में मल द्वार तक भोजन को, जो अवशिष्ट पदार्थ बच गए भोजन, अवशिष्ट भोजन को मल द्वार तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये बड़ी आंत करती है। अच्छा, इसमें देखो बड़ी आंत में विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। बड़ी आंत में क्या होते हैं? विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? जो बड़ी आंत में जो भोजन प्रवेश करता है, तो उस भोजन का क्या कर देते हैं? किण्वन कर देते हैं। किण्वन आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, किण्वन कर देते हैं, है ना। छोटी आंत से बचे अवशिष्ट भोजन का क्या करते हैं? किण्वन कर देते हैं। किण्वन द्वारा सरलीकृत करके पाचन में मदद करते हैं। कौन? ये जो जीवाणु होते हैं ये। ठीक है, इसकी भी 3 भाग होते हैं भाई। किसके? बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? देखो, पहला भाग है अन्ननाल, या फिर जिसका दूसरा नाम क्या है? अधांत्र भी जिसको बोलते हैं। अच्छा, अन्ननाल देखो, इसके बारे में जो छोटी आंत है उसका लास्ट भाग कौन सा था? क्षुधांत्र था। क्षुधांत्र कहाँ जुड़ेगी? क्षुधांत्र कहाँ से जुड़ेगी? बड़ी आंत के प्रारंभ में जुड़ेगी, है ना। तो क्षुधांत्र से आने वाले पचित भोजन, पचित आहार रस का अवशोषण करके शेष बचे अवशिष्ट को वृद्धांत्र में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये अन्ननाल करती है। देखो भाई, सबसे पहली बात, बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग है। पहला भाग अन्ननाल, दूसरा वृद्धांत्र, तीसरा मलाशय। ठीक है, तो जो अन्ननाल होगी वो क्या करेगी? छोटी आंत से भोजन आएगा, उसके अंदर से क्या करेगी? पचित आहार रस का अवशोषण करके शेष बचा हुआ भोजन उसको कहां पर पहुंचा देगी? इसे वृद्धांत्र में पहुंचा देगी। ठीक है, अच्छा, और अन्ननाल के प्रथम भाग में एक 4 से 5 इंच लंबी नली के आकार की, आप जब देखोगे डायग्राम देखो, इसके अंदर नीचे की तरफ 4-5 सेंटीमीटर की एक वो 4-5 सेंटीमीटर की क्या है? नली है। इस नली को क्या कहते हैं? इस नली को क्या कहते हैं? कर्मी रूप परिशेषिका कहते हैं। इसका आजकल कोई कार्य नहीं है। देखो, इसको एक बताता हूं मैं आपको कि जब मनुष्य का इतना विकास नहीं हुआ था, उस टाइम पे क्या था? मनुष्य कुछ भी खा लेता था, घास फूस, है ना, कच्चा मांस वगैरह खाता रहता था। तो उस टाइम इसका कार्य होता था, जो उसको हम आदि मानव बोल सकते हैं। आदि मानव के शरीर में इसका कार्य था, लेकिन आज के समय में इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं वृद्धांत्र के बारे में, है ना। वृद्धांत्र के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? जब हमें अन्ननाल से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वहां से शुरू हो जाता है वृद्धांत्र का भाग शुरू होता है। इसका देखो उल्टा यू के आकार होता है। यू को उल्टा पटक दो, है ना, उल्टे यू के जैसा आकार होता है इसका। आप चित्र में डायग्राम में देख भी सकते हो। उल्टे यू के आकार का करीब 1.3 मीटर भाग होता है। देख लो, जो बड़ी आंत होती है ना, इसके अंदर सबसे लंबा भाग होता है। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग यही है। ठीक है, करीब 1.3 मीटर लंबा भाग होता है। और इसके भी कितने भाग हैं? 4 भाग होते हैं, है ना। वृद्धांत्र को हमने छोटे-छोटे 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? देखो, तो इसके 4 भाग कौन कौन से हैं? आरोही वृहदांत्र, दूसरा है अनुप्रस्थ वृहदांत्र, तीसरा अवरोही वृहदांत्र और चौथा है सिग्माकार वृहदांत्र। अब देखते हैं इनके बारे में। आरोही वृहदांत्र का मतलब जो खाना है छोटी आंत से कहाँ प्रवेश करेगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत से फिर ये इससे कहाँ से? अन्ननाल से होता हुआ आगे पहुंचेगा। अन्ननाल से आगे का जो भाग है वहां से शुरू होता है वृहदांत्र, और वृहदांत्र का पहला भाग है आरोही वृहदांत्र। मतलब यहाँ से जो भोजन है ऊपर की ओर चलेगा थोड़ा, है ना। तो इसको मतलब ऊपर मतलब आरोही, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम,
तो जो ये जो भाग होता है इसको क्या बोलेंगे आरोही वृद्धांत्र बोलेंगे। और इसकी लंबाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके आगे जब भोजन जाएगा अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, जो है सीधा वाला भाग होता है ना, ऊपर वाला भाग, बड़ी आंत का ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, जिसका जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है। अच्छा, अब भोजन पहुंचेगा आगे पहुंचेगा अवरोही वृद्धांत्र के अंदर। अब जाएगा भोजन नीचे की ओर मतलब मलाशय की ओर जाएगा। ठीक है। तो ये जो अवरोही भाग होता है इसकी लंबाई होती है लगभग कितनी, 25 सेंटीमीटर। याद रख लेना 25 सेंटीमीटर होती है। अब भोजन जाएगा आगे जो भाग होता है इसकी लंबाई होती है लगभग 40 सेंटीमीटर के करीब इसकी लंबाई होती है। तो ये छोटी सी बात है, ये आपको याद रख लेनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अब वृद्धांत्र से भोजन आगे पहुंचेगा कहाँ पर, मलाशय में, मतलब अपने आहार नाल के अंतिम भाग पर पहुंचेगा। आहार नाल का अंतिम भाग क्या है, मलाशय। देखो मलाशय के बारे में देखते हैं। यह करीब कितने 20 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा आहार नाल का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। आहार नाल का सबको पता है अंतिम भाग होता है। अच्छा, मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को, जो नीचे का 3 सेंटीमीटर का भाग है, हम देखते हैं कि बड़ी आंत में नीचे का 3 सेंटीमीटर का भाग है, उसको क्या बोलते हैं, गुदानाल बोलते हैं। अच्छा, गुदानाल में क्या पाई जाती है, गुदानाल में 2 संवर्णी पेशियां पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो बहिसंवर्णी पेशी और दूसरी अंतः संवर्णी पेशी पाई जाती है। ठीक है, याद रह जाएगी कौन कौन सी अंतः संवर्णी और बाह्य संवर्णी पेशियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो अंत में बचे हुए अपशिष्ट को क्या करती है, बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, इतनी बात तो आपको सबको पता है कि जो संवर्णी पेशियां होंगी, अंतः संवर्णी पेशियां और बाह्य संवर्णी पेशियां, वो क्या करेंगी, जो अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य कर देंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया अपना पाचन तंत्र कंप्लीट। हमने सभी अंगों के बारे में देख लिया। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को या एक बार वापस देखें और फिर आपने देखें कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। उसको एक बार आप मेरे कहने पर कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर एक बार नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने पढ़ा क्या है वास्तव में। ठीक है, आपका रिवीजन हाथों हाथ हो जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा नंबर का चैप्टर है। छोटे या बड़े दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ज़्यादा नंबर का प्रश्न को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दीजिए आप, इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत हाथों हाथ कर लोगे तो आपको बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको मेरा अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।